नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। नेक्स्ट मंथ आपका पीटी एग्ज़ाम है और बहुत ही कम दिन बचा हुआ है, तो अच्छे से पढ़िएगा। करंट अफेयर के एमसीक्यू हम लोग कर रहे हैं, उसी का नेक्स्ट वीडियो होगा ये। इसमें किस मंथ का करंट होगा, तो जुलाई एंड और अगस्त का करंट अफेयर इसमें होगा। इसी प्रकार से इससे क्रम में पहले के जो 20 वीडियो हैं उनको भी जाकर देखिएगा। क्या करंट अफेयर के लिए एकमात्र सोर्स से हो जाएगा? हाँ, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर इस करंट अफेयर से आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि डे बाय डे, वीक बाय वीक मैंने पिछले जितने भी जनवरी से लेकर अक्टूबर तक के सारे एमसीक्यू मैं करवा दूंगा आपको। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, बिहार स्पेशल के लिए भी मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसको जाकर फॉलो कीजिएगा। एडिटोरिया बिहार मैगजीन का मैंने 2 वीडियो अपलोड किया है, अगले 2 वीडियो में पूरा ही कंप्लीट करवा दूंगा मैं उसको। तो इतना इनफ होगा, मोर देन इनफ होगा करंट अफेयर को लेकर। बाकी जीएस को लेकर मैं कई सारे वीडियोस भी डालता हूं, जैसे आज भी इकोनॉमिक्स का डाला है, ज्योग्राफी का डाला है, उसको भी पढ़ा कीजिएगा। अंत समय है, जितना आप पढ़ लेंगे, जितना एमसीक्यू लगा लेंगे, जितना रिवीजन कर लेंगे, सही रहेगा। इससे अच्छा मौका तो अब लाइफ में शायद ही दूसरी बार आपको मिलेगा। देखिए आज का पहला सवाल क्या है, कहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो चर्चा में रहा है वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2024, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे हम लोग। एक चीज़ और है, 71 बीपीएससी को लेकर आंसर राइटिंग का ग्रुप शुरू हो रहा है 22 नवंबर से। जीएस का ग्रुप होगा, ये केवल जीएस का ग्रुप होगा। आप अगर जुड़ना चाहते हैं इसमें तो जुड़ सकते हैं। ओके, 70 वाले मत जुड़िएगा, आप पीटी पर फोकस कीजिए। जिनको 71 देना है वही केवल जुड़ें तो लाभ प्राप्त होगा आपको। क्या है यह? वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 में संशोधन कर रहा है। इसका उद्देश्य वक्फ प्रणाली में अधिक जवाबदेही, पारदर्शिता और समावेशिता सुनिश्चित करना है। वक्फ अधिनियम के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, उसी के बारे में सवाल है। देखिए कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिया हुआ है, इसका आंसर सी हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 से मौजूदा वक्फ अधिनियम 1995 में लगभग 40 संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं। इस विधेयक को संशोधन विधेयक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह मौजूदा अधिनियम में संशोधन करना चाहता है। और इसका ये मतलब है कि वक्फ पर जो बोर्ड होता है उसमें थोड़ी सी पारदर्शिता लाए जाए और उससे भाई भतीजावाद को ख़त्म किया जाए। जो एक फैमिली सिस्टम हो गया था, पारदर्शी बनाया जाए प्रक्रिया को। इसी को लेकर यह अधिनियम लाया जा रहा है। बहुत ज़्यादा विवाद भी हुआ है इस अधिनियम को लेकर। अगला सवाल है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय केवल सार्वजनिक प्रसारण से संबंधित मामलों विचार करता है? निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय केवल सार्वजनिक प्रसारण से संबंधित मामलों पर विचार करता है। अगला है कि दूरदर्शन, टेलीविज़न प्रसारण, आकाशवाणी प्रसार भारती के अधीन आते हैं। इसका क्या उत्तर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल दूसरा यहाँ पर सही है, पहला गलत दिया हुआ है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय जो है ये निजी प्रसारण के साथ साथ सार्वजनिक का मतलब होता है बंधुओं सरकारी। सबसे सामान्य अर्थ क्या होता है सार्वजनिक का तात्पर्य? सरकारी प्रसारण। तो सरकारी के अलावा जो मंत्रालय है वो निजी प्रसारण जो है उसकी भी देखरेख, विज्ञापन वगैरह की जानकारी वगैरह के लेकर रेगुलेशन करता है। तो ये ध्यान रखिएगा, सार्वजनिक और निजी को लेकर, दोनों को लेकर रेगुलेशन कर सकता है मंत्रालय। इसीलिए पहला गलत दिया हुआ था, दूसरा बिल्कुल सही दिया हुआ है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, ट्राई का नाम आपने सुना होगा, बहुत ही पावरफुल बॉडी है ये। यह प्रसारण क्षेत्र में टेलीविज़न चैनल और सेवा प्रदाताओं द्वारा उपभोक्ताओं को देय शुल्कों को नियंत्रित करता है। कौन? तो ट्राई करता है। अगला सवाल है कि फिजी द्वीप किस महासागर में स्थित है? फिजी द्वीप के बारे में पूछा गया, फिजी आइलैंड के बारे में पूछा गया है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी, प्रशांत महासागर में स्थित है। एक चीज़ और है, इससे पहले जो मैंने एमसीक्यू का पीडीएफ दिया है उसको लेकर कई सारे बच्चों ने शिकायत की थी, बहुत ख़राब शब्दों में भी शिकायत की थी। खैर चलिए कोई बात नहीं, अपना अपना संस्कार होता है, ठीक है। उसमें ये था कि मैंने मैक्सिमम पीडीएफ जो दिए थे वो एक ही नाम से था, करंट एमसीक्यू। वो टाइपिस्ट ने जैसा भेजा ना मैंने वैसे ही फॉरवर्ड कर दिया था। अब मैं सभी पीडीएफ को रीनेम करके फिर से आपको भेजूंगा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। जो नए पीडीएफ आपको मिलेंगे उस पर लिखा होगा स्पष्ट, जैसे इस पीडीएफ पर लिखा होगा एंड जुलाई टू अगस्त के करंट अफेयर। ओके, तो मैं उस सभी में सुधार करवा दूंगा, देखिएगा ध्यान से उसको भी। तो प्रशांत महासागर फिजी द्वीप स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो फिजी द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। ये चर्चा में था इसलिए मैंने करवा दिया है। हाल ही में ऑरोविले चर्चा में था, यह क्या है? तो ऑरोविले क्या है? तो ये सार्वभौमिक टाउनशिप का एक प्रकार, तमिलनाडु के एक डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ये सार्वभौमिक टाउनशिप का प्रकार है जो बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा है।
यह अरविंद के जो अरविंदो रहे, अरविंद के व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन के नए रूपों के दृष्टिकोण का अनुरूप मीरा अल्फासा द्वारा 1968 में किया गया था इसकी स्थापना को लेकर। तो ऑरिवले आश्रम भी बोलते इसको, तमिलनाडु में स्थित है ये। दरअसल पड्डीचेरी जो है उसी के समीप में स्थित है ये। बड़ा ही फेमस है, योग वगैरह के लिए बहुत ही फेमस है ये ऑरिवले। ये चर्चा में था इसलिए मैंने आपको करवाया है। अरविंद घोष जो थे क्रांतिकारी, जो बाद में सन्यासी बन गए और भारत के सबसे बड़े फिलोसफर में उनका नाम आता है। बहुत सारी किताबें उनके लिखी हुई हैं। दिल्ली मेट्रो में अगर आप ट्रैवल करते होंगे तो उनके कोट्स जगह जगह लगे हुए आपको मिलेंगे। तो वही अरविंद के आश्रम है ये, उन्हीं के द्वारा स्थापित। अगला सवाल है कि बांग्लादेश विश्व में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। हाल ही में बीमस्टेक ने बांग्लादेश को अपनी सदस्यता से हटा दिया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 5 का आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही आसान सवाल है ये, तो बहुत ही आसान। 5 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा कि इनमें से कोई सा भी सही नहीं है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार जो है वो अमेरिका है। एशिया में सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार में बांग्लादेश का नाम आ सकता है। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। एशिया में भी चीन आ जाएगा पहले स्थान पर। और दुनिया में सबसे पहले स्थान पर कौन है? तो यूएसए है। हालांकि यूएसए और चीन ऊपर नीचे होते रहते हैं। वर्तमान में यूएसए है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार। एशिया में चीन है। दक्षिण एशिया में अगर हम लोग बात करेंगे तो फिर बांग्लादेश का नाम आ जाएगा। भारत बांग्लादेश के संबंध जो है तख्ता पलट के बाद से ही चर्चा में रहते हैं, इसीलिए उसके सभी पहलुओं को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यह आर्थिक संबंध भारत के विदेशी व्यापार नीति के लक्ष्यों का समर्थन करता है। 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के इसके लक्ष्य में योगदान देता है, क्योंकि बांग्लादेश के साथ हमारे जो व्यापार हैं वो अच्छे रहते हैं। हालांकि हमें व्यापार घाटा भी होता है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के बारे में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। अगस्त महीने में इसका बंटवारा किया गया था। मैंने आपको समझाया था कि राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार का बंटवारा हो रहा है, कई सारे क्राइटेरिया में किया जाता है। इसका नाम आईसीएमआर के संस्थापक शांति स्वरूप भटनागर के नाम पर रखा गया है। विज्ञान श्री पुरस्कार इसके अंतर्गत दिया जाने वाला कई पुरस्कारों में से एक पुरस्कार है विज्ञान श्री पुरस्कार, जिसका नाम है। छठे का आंसर क्या हो जाएगा? बी। केवल दूसरा यहाँ पर सही है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार का नाम वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR, ऊपर लिखा हुआ था ICMR नहीं, CSIR के संस्थापक निदेशक शांति स्वरूप भटनागर के नाम पर रखा गया, जो कि प्रसिद्ध रासायन शास्त्र व दूरदर्शी थे। पुरस्कारों में शामिल है विज्ञान रत्न पुरस्कार इसमें दिया जाता है। उसके अलावा विज्ञान श्री पुरस्कार, विज्ञान टीम पुरस्कार दिया जाता है। विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर VVISSB ये पुरस्कार युवा वैज्ञानिकों को, किसको? तो युवा वैज्ञानिकों को दिया जाता है जिनकी अधिकतम आयु 45 वर्ष हो। 45 वर्ष या उससे कम आयु के जो वैज्ञानिक होते हैं, युवा वैज्ञानिक, उनको पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। शांति स्वरूप भटनागर का मतलब क्यों रखा गया इसको नाम? तो जो ICMR के संस्थापक थे, एक मिनट, ICMR है कि CSIR है? CSIR के संस्थापक थे, उनके नाम पर यह पुरस्कार का नाम रखा गया है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च होता है CSIR, इसी के संस्थापक थे कौन? तो शांति स्वरूप भटनागर जी। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ सरकार ने किस नए बाघ रिजर्व की घोषणा की है? कुछ दिन पहले ही मैंने पढ़ाया, सब भूल गए होंगे। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व की घोषणा छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट ने की है। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, कृपया इसको ध्यान में रखें। भारतीय कुश्ती महासंघ के बारे में पढ़िए, ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था। याद कीजिए, विनेश फोगाट जब वो बाहर हो गई थी, एलिमिनेट हो गई थी, उसके बाद से रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI बहुत ज़्यादा चर्चा में था। यह भारत में कुश्ती का शासी निकाय है। यह प्रो कुश्ती लीग राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन करता है। एशियन चैंपियनशिप इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। एक सही है, केवल एक 2, केवल एक 3, केवल एक 2 3। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 8 नंबर का। 8 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, पहला और दूसरा यहाँ पर सही है। एशियाई चैंपियनशिप भी इसके अंतर्गत शामिल है, इसके लिए भी ये पार्टिसिपेट करता है। WFI भारत में कुश्ती का शासी निकाय है, यही इसका एडमिनिस्ट्रेशन देखता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। मुखर्जी नगर के बगल में ही एक जगह है मॉडल टाउन, अगर आप दिल्ली आएंगे तो आपको पता होगा। वहीं पर ना एक स्टेडियम है, छत्रसाल स्टेडियम है, बगल में ही है, मुखर्जी नगर के मेट्रो के बगल में ही है। वही छत्रसाल स्टेडियम के पास में ही ये सारे कुश्ती वगैरह के लिए ये लोग प्रैक्टिस करते हैं। इसे भारत सरकार और भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा मान्यता भी प्राप्त है, ये भी ध्यान रखिएगा रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। यह प्रो रेसलर लीग राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप और एशियाई चैंपियनशिप सहित विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है, तो इसीलिए ये बड़ा ही खास बॉडी है। यूनाइटेड इसका जो अध्यक्ष थे ब्रजभूषण शरण सिंह, उनको लेकर भी काफ़ी विवाद हुआ था, याद होगा आपको।
तो ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग UWW, ये भी चर्चा में था, याद कीजिए। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो कार्सियस सुरवेवे, स्विट्जरलैंड में ये जगह है, यहीं पर इसका मुख्यालय स्थित है। इसका आंसर सी हो जाएगा। UWW शौकिया कुश्ती के खेल के लिए अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है। ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप में कुश्ती की देखरेख करता है। UWW का मुख्यालय कोर्सियर सुरवेव, स्विट्जरलैंड में इस जगह है, बहुत ही खूबसूरत सा, वहीं पर है। ये पूरा स्विट्जरलैंड ही बहुत खूबसूरत है। UWW की स्थापना 1912 में, बहुत पहले किया गया था। 122 साल होने आ गए इसको, 112 साल। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन रेसलिंग स्टाइल FILA के रूप में हुई थी। 2014 में इसका नाम बदलकर यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग कर दिया गया था। अगले सवाल पर चलते कि विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति 2024 किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2024 इज पब्लिश्ड बाय। सब गोल, सारा सपाट, सब साफ, बिल्कुल नीट एंड क्लियर। हम सर कुछ दिमाग में रखते ही नहीं है, सब भूल के किसके द्वारा किया जाता है? 10 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। ऊपर के सभी हैं FAO, IFAD और WHO। ये हिंदी में ट्रांसलेट करके WHO को कौन लिख दिया इसने? तीनों के द्वारा किया जाता है। इसको जरा अंग्रेजी में ही पढ़ते हैं क्योंकि वही याद रहेगा आपको। स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2024, SOFI। अब याद आया आपको? मैंने बताया था कि सोफी रिपोर्ट याद करके रखना गुरु, पूछा जाता है। रिसेंटली पब्लिश्ड बाय FAO, IFAD, UNICEF, WFP and WHO provide an important analysis of good food security and nutrition trend। इसी के ग्लोबल फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन ट्रेंड, इसी के बारे में ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। कृपया इसको विशेष रूप से ध्यान रखें। इस वर्ष की रिपोर्ट भूखमरी, खाद्य और सुरक्षा, सभी प्रकार के कुपोषण को समाप्त करने के लिए वित्त पोषण बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया गया है कि हमें फंडिंग बढ़ाना पड़ेगा। देखिए, अर्जेंट नीड फॉर इंक्रीजिंग फाइनेंसिंग टू एंड हंगर, फूड इनसिक्योरिटी, माल न्यूट्रिशन, ETC। अगले सवाल पर चलते, कृपया ध्यान में रखें इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स को। मैं जानता हूँ बहुत सारे रिपोर्ट्स होते हैं, याद करने मुश्किल होते हैं, लेकिन अलग अलग प्रकार से आप याद कर सकते हैं, लिख कर, सामने चिपका कर, किसी भी प्रकार से। हमें तो एग्ज़ाम निकालना है ना, तो करना तो पड़ेगा ही। विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति 2024 में भारत से संबंधित प्रमुख बिंदु क्या है? अब उसी रिपोर्ट पर थोड़ा सा स्टेटमेंट वाला करते हैं। भारत में कुपोषित लोगों की संख्या दूसरे स्थान पर है। इंडिया हैव सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ अंडर न्यूट्रिश पीपुल। भारत में कुपोषित लोग जो हैं उनमें सेकेंड स्थान पर हैं हम। कुपोषित लोगों की संख्या में कमी आई है भारत में। इसका आंसर हो जाए केवल दूसरा सही है, यहाँ पर केवल दूसरा सही है। करेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा गया है। भारत में 194.6 मिलियन और कुपोषित लोग हैं। दुनिया में सबसे अधिक संख्या है। 2004 से 2006 की अवधि के दौरान कुपोषित लोगों की संख्या 240 मिलियन से घटकर वर्तमान आंकड़ा हो गया। भारत की 13% जनसंख्या दीर्घकालिक कुपोषित से पीड़ित है, जो दीर्घकालिक खाद्य और सुरक्षा का संकेत देता है। दक्षिण एशिया में भारत की कुपोषण की दर सबसे अधिक है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में बौनापन की दर भी बहुत ही ज़्यादा है भारत में, तो इसीलिए दुनिया में सबसे ज़्यादा है। पहले नंबर पर है हम, दूसरे पर नहीं है। दरअसल हम मार कहाँ पर खाते हैं? कुपोषण वगैरह हंगर इंडेक्स में हम कहाँ पर मार खा जाते हैं? तो जब बात आ जाती है ना परसेंटेज की, तो वहाँ तक फिर भी सही होता है, लेकिन जब बात आती है ना संख्या की, तो अपनी संख्या ही इतनी ज़्यादा है ना। 140 करोड़ का 10% भी निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए मुश्किल हो जाता है अपने यहाँ पर थोड़ा सा। अगला सवाल है जिसको क्या कहा जाता है? परख किस सेक्टर से रिलेटेड है? तो ये शिक्षा क्षेत्र से है। नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उसी में इसका अनाउंस किया गया था। ये दरअसल में क्या है, तो मानक निर्धारण निकाय की परिकल्पना की गई थी कि हम मानक निर्धारण तो करेंगे ना कि बच्चे सही पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, उसी को लेकर इसको बनाया गया। परख राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया है, जिसमें नए मूल्यांकन पैटर्न, नवीनतम शोध पर स्कूल बोर्डों को सलाह देने, उनके बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए मानक निर्धारण निकाय की परिकल्पना की गई है। यह NCERT के एक भाग के रूप में कार्य करेगा। NCERT के एक भाग के रूप में कार्य करेगा। ये 3 मुख्य मूल्यांकन क्षेत्रों पर काम करेगा: व्यापक मूल्यांकन, स्कूल आधारित मूल्यांकन और परीक्षा सुधार। इन 3 स्तरों पर काम करेगा। ये तीनों स्तर भी आपको ध्यान रखना है। क्या कहा जाता है इसको? कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट, स्कूल बेस्ड असेसमेंट और एग्जामिनेशन रिफॉर्म। इन 3 स्तरों पर ये काम करेगा। परख प्रणाली देखिए NCERT के साथ संलग्न किया गया इसको, ताकि हम परख कर सकें कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से हम क्या क्या सुधार कर रहे हैं और उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है।
राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति शुरू की गई। कब शुरू किया गया? क्या इसको इंग्लिश में कहते हैं नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी वॉज लॉन्च्ड इन। कब लॉन्च किया गया? 17, 18, 19, 21। लैंडस्लाइड चर्चा में है। वायनाड में आज तक के देश के इतिहास का सबसे बड़े लैंडस्लाइड में से एक लैंडस्लाइड आया था। अब उसकी चर्चा भले बंद हो गई, लेकिन बहुत ही बड़ी मानवीय आपदा है वो। 2 गांव पूरे पूरे साफ हो गए वायनाड में। बताइए इसका आंसर क्या होगा? मैंने पढ़ाया था, इसका उत्तर क्या हो जाएगा बंधुओं? ये 2019 में लॉन्च किया गया था, जिसको क्या कहा जाता है? इंग्लिश में कहा जाता है नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, और हिंदी में कहा जाता है राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति 2019। ये एक व्यापक दस्तावेज है जो भूस्खलन आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रबंधन और सभी घटकों को संबोधित करता है, जैसे कि खतरा मानचित्र निगरानी, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, जागरूकता कार्यक्रम, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, विनियम, नीतियां, भूस्खलन स्थिरीकरण, सब कुछ यही करता है लैंडस्लाइड से जुड़ा हुआ। अगला सवाल है, भारत का भूस्खलन एटलस किसने तैयार किया है? हु प्रिपेयर्ड द लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया? किसने तैयार किया है इसको? राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? आपदा मोचन बल कहते हैं। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर या राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, किसके द्वारा तैयार किया गया है भूस्खलन एटलस को? तो सी हो जाएगा, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, नेशनल रिमोट सेंसिंग जो सेंटर है, इसी के द्वारा लैंडस्लाइड एटलस तैयार किया। अब ये क्या होगा? क्या होता है एटलस में? क्या होता है? कॉमन सेंस नाम की चीज़ होती है ना। एटलस में क्या होता है भाई? तो मानचित्र होते हैं अलग अलग प्रकार के, दिखाया जाता है कहाँ पर क्या होगा। तो लैंडस्लाइड के एटलस में क्या होगा? इंडिया का मैप होगा और उस पर बताया गया होगा कहाँ कहाँ पर लैंडस्लाइड की घटना ज़्यादा देखी जा सकती है। यही होगा इसमें, और क्या, बात खत्म हो गई। कहाँ कहाँ पर लैंडस्लाइड आ सकता है? उत्तर प्रदेश में भी आ सकता है क्या? उत्तर प्रदेश में नहीं आएगा, पहाड़ी भाग ना के बराबर में है ना। कहाँ पर आ सकता है? हिमालयन रीजन में आ सकता है, नॉर्थ ईस्ट में आ सकता है, पश्चिमी घाट में आ सकते हैं, बस हो गया। जैसे केरल में हो गया, सिक्किम में भी है, उसके बाद से नॉर्थ ईस्ट में कई सारे राज्य हैं जो लैंडस्लाइड से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहते हैं। तो उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, यहाँ पर आ सकते हैं लैंडस्लाइड। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, इसको एक बार पढ़ते हैं। राष्ट्रीय एटलस ऑफ इंडिया एक दस्तावेज जो भारत के भूस्खलन संबंधी क्षेत्रों में विवरण प्रदान करता है। इसमें विशिष्ट भूस्खलन क्षेत्रों के नुकसान का आकलन भी शामिल है। इसे इसरो के राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, इसरो की एक शाखा है जिसका नाम है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। क्या है? इसरो का ही एक विंग है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, इसके द्वारा तैयार किया गया है। ओके, अगला सवाल है, हाल ही में वायनाड भूस्खलन समाचार में था, निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। वायनाड केरल राज्य का एक ग्रामीण जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से केरल 21वां सबसे बड़ा भारतीय राज्य है। कौन सा सही होगा? रिसेंटली वायनाड में आया था लैंडस्लाइड, तो अब 2 सवाल उससे बन गया है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा सी। दोनों का दोनों यहाँ पर सही दिया हुआ है, दोनों सही दिया हुआ है। एक चीज़ और मैं बताता हूँ, किसी के आंसर में कोई डाउट हो निसंदेह बताइएगा, मैं आपके हर कमेंट्स पढ़ता हूँ। तो किसी के आंसर में डाउट होगा तो मैं सुधार कर दिया करता हूँ जब भी मुझे मौका मिलता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। कौन सी सिफारिश गॉडगिल समिति संबंधित नहीं है? जब लैंडस्लाइड की घटना हुई थी तो मैंने आपको 2 समिति बताया था। मैंने आपको बताया था वेस्टर्न घाट बहुत ही देश का सेंसिटिव जोन है इकोलॉजिकल दृष्टिकोण से, इसको लेकर 2 समितियां बनी हैं। एक बनी है कस्तूरी रंगन समिति और दूसरा बना है गॉडगिल समिति। इन दोनों ने सिफारिशें की थी। इन दोनों की सिफारिशों के बारे में भी मैंने आपको डिटेल पढ़ाया था। मैंने आपको बताया था गॉडगिल समिति थोड़ी सी ज़्यादा क्रांतिकारी हो गई थी और कस्तूरी रंगन समिति ने उसको थोड़ा व्यवहारिक बनाया, क्योंकि इकोलॉजी के चक्कर में हम डेवलपमेंट ही नहीं कर पाएंगे तो वैसा इकोलॉजी बचाकर हम क्या करेंगे। तो गॉडगिल समिति की कुछ सिफारिशों के बाद में के कस्तूरी रंगन समिति ने संशोधन भी किया था। तो दोनों समितियां मैंने आपको पढ़ाया था। यूपीएससी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए भी पूछा जा सकता है। तो कौन सा संबंधित नहीं है? तो 5 वर्षों में प्लास्टिक थैलियों के चरणबद्ध निपटान, ये इसमें संबंधित नहीं था। गॉडगिल समिति की सिफारिशों में ये संबंधित नहीं था। पूरे क्षेत्र में आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, ये बोला था गॉडगिल समिति ने। आपसे ये भी पूछा जा सकता है गॉडगिल समिति किससे जुड़ा हुआ है? 3 वर्षों में प्लास्टिक थैलियों के चरणबद्ध तरीके से निपटाने के लिए बोला गया था। प्लास्टिक आने वाले समय में जब हम लोगों की सभ्यता विलुप्त हो जाएगी तो जो नई सभ्यता आएगी वो जब ज़मीन खोद के देखेगी, तभी हम लोग पढ़ते हैं ना कि मृदभांड आधारित ये सभ्यता थी, तो हम लोगों की सभ्यता निकलेगी प्लास्टिक आधारित ये सभ्यता थी, क्योंकि चारों तरफ प्लास्टिक ही प्लास्टिक मिलेगा उनको। तो हम जो प्लास्टिक आधारित सभ्यता है इसने सभी जगहों पर नुकसान पहुँचाया है और लैंडस्लाइड सहित पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले सबसे प्रमुख कारकों में से एक में आता है प्लास्टिक का नाम। तो प्लास्टिक को 3 वर्षों में निपटाने के लिए गॉडगिल समिति ने बोला था
किसी भी नए विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ESZ 1-2 में सार्वजनिक भूमि को निजी भूमि में परिवर्तित करने पर प्रतिबंध लगाया गया था। गैर वनीय उद्देश्य के लिए वन भूमि को नुकसान पहुंचाने पर प्रतिबंध लगाया गया था। इको सेंसिटिव जोन 1 के अंतर्गत किसी भी नए बांध के निर्माण की अनुमति नहीं दी जाना चाहिए। इको सेंसिटिव जोन 1 में किसी भी नए ताप विद्युत संयंत्र, इन सभी चीज परियोजनाओं को भी अनुमति नहीं देना चाहिए। अगला सवाल आ गया। अगला सवाल कस्तूरी रंगन समिति, जिसको के कस्तूरी रंगन भी कहा जाता है, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी से भी जुड़े रहे हैं। तो पूछा गया है कि किस क्षेत्र से संबंधित हैं, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाटों, पर्यावरण का संरक्षण और शिक्षा क्षेत्र, ये दोनों क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। कन्फ्यूजन में आ गए होंगे आप, इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। गॉडगिल समिति और कस्तूरी रंगन समिति के बीच अंतर पर विचार करें, चर्चा में था। तो कस्तूरी रंगन समिति ने ESZ 1 के तहत पश्चिमी घाट का 37% हिस्सा निर्धारित किया, जो गॉडगिल समिति द्वारा प्रस्तावित से कम है। गॉडगिल समिति ने कृषि क्षेत्रों में कीटनाशक व आनुवांशिक रूप से संवर्धित बीजों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी, जबकि अन्य समितियों ने इस सूची को ज़्यादा महत्व नहीं दिया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही दिए हुए हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि कस्तूरी रंगन समिति जो था ना, इसने थोड़ी सी छूट दी। गॉडगिल समिति के बाद कस्तूरी रंगन समिति गठित ही इसीलिए की गई थी क्योंकि अगर हम गॉडगिल समिति की सभी सिफारिशों को लागू कर देते तो सरकारों के लिए काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता वेस्टर्न घाट में। तो वेस्टर्न घाट को संरक्षित करते हुए अपना डेवलपमेंट का भी काम होना चाहिए, पावर प्रोजेक्ट वगैरह भी लगना चाहिए, वहाँ पर सड़क का निर्माण भी होना चाहिए। तो इस चीज़ को लेकर फिर के कस्तूरी रंगन समिति गठित की गई, जिसने गॉडगिल समिति के क्रांतिकारी जो सुझाव थे उसको थोड़ा सा उन्होंने सहूलियत प्रदान करते हुए छूट दी थी। पोंगैंग तो झील के बारे में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। पोंगैंग झील के बारे में विचार कीजिए। ये एक लंबी, सकरी, गहरी, अंतःस्थलीय झील है। इसका पानी खारा है, लेकिन इसमें जलीय जीव की छोटी मात्रा मौजूद है। क्या आपको लगता है उतने ऊंचे हिमालय में जाके खारा पानी मौजूद होगा? है ऐसा है क्या? सही है? सोचिए जरा, सही होगा तो मुझे क्या। इसका केवल 1 सही हो जाएगा, दूसरा यहाँ पर गलत है। क्यों? लद्दाखी भाषा में पेंगोंग का मतलब निकटता होता है, तिब्बती भाषा में तोसो का मतलब झील होता है। पेंगोंग एक लंबी, सकरी, गहरी, एडोफिर भूमि से घिरी झील है जो लद्दाख हिमालय में 14,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर है। यह खारे पानी की झील सर्दियों में जम जाती है। कभी सोचा आपने कि इसमें खारा पानी कहाँ से आया? कहाँ से आया खारा पानी? समुद्र का पानी वाला खारा कहाँ से आ गया उसमें? आपने फोटो देखा इसका, बिल्कुल ब्लू सा पानी दिखता है। कहाँ से खारा पानी? तो हिमालय के निर्माण के दौरान बीच में समुद्र था, दोनों परत जब टकराई तो बीच में जो झील थे बड़े बड़े झील बन गए। इसीलिए अक्सर आपको हिमालय में, सुदूर हिमालय के जो झील दिखते हैं वो खारा पानी है उनमें अभी तक, है ना। तो वो खारापन आज भी उनमें विद्यमान ही है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जिसमें आइस स्कोटिंग पोलो के आदर्श स्थान, चूँकि इसका पानी खारा है इसलिए मछलियाँ या कोई अन्य जीव, और यहाँ का कंडीशन बहुत ही ज़्यादा वेदर एक्सट्रीम है, इसलिए यहाँ पर कोई जीव जंतु इस पानी मौजूद नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1 सही है। लेकिन यह कई प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण प्रजनन का स्थल है। कई सारे प्रवासी पक्षियाँ यहाँ से, रूस से और अलग अलग इलाकों से उड़ कर आते हैं। पहला लोक अदालत शिविर कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, ये गुजरात में किया गया है। बी इसका गुजरात हो जाएगा। लोक अदालत शब्द का अर्थ है जनता की अदालत और यह गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है। इस संबंध निर्णय के लिए पहला लोक अदालत शिविर वर्ष 1982 गुजरात में बिना किसी वैधानिक समर्थन के स्वैच्छिक और सुलह एजेंसी के रूप में किया गया था। ऑटोनोमस तरीके से काम हुआ था इसका। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का स्थापना हुई तो 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका आंसर बी हो जाएगा। बी हो जाएगा। क्वाड खबरों में है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2007 में क्वाड स्थापित हुआ था। इसका आंसर सी हो जाएगा। कौन सा देश क्वाड के अंतर्गत नहीं शामिल है? तो दक्षिण कोरिया शामिल नहीं है क्वाड में। क्वाड में कौन कौन है? तो अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। मेकेदातु परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसका आंसर बी हो जाएगा। मेकेदातु परियोजना के बारे में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है। इसका लक्ष्य 400 मेगावाट जल विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करना है। 25 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिए। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है कि RBI आजकल डिजिटल क्रांति पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। 3-4 कथन होंगे RBI के बारे में। RBI वॉज एस्टेब्लिश 95 ईयर गो। इट एस्टेब्लिश द नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। रिसेंटली गवर्नमेंट चेंज इट्स हेडक्वार्टर फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली।
कितना आसान 3 स्टेटमेंट है ना, बहुत आसान है, आसानी से आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। आरबीआई की स्थापना 95 वर्ष पहले हुई थी। इसने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की स्थापना की है, एनपीसीआई। एनपीसीआई का नाम सुना होगा ना आपने। यूपीआई जो आप करते हैं वो एनपीसीआई ही रेगुलेट करता है, यूपीआई जैसे माध्यमों को। हाल ही में सरकार ने इसका मुख्यालय मुंबई से बदलकर दिल्ली कर दिया है। इसका उत्तर हो जाए केवल दूसरा यहाँ पर सही है, पहला तीसरा दोनों गलत है। पहला तीसरा दोनों गलत है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को इसको स्थापित किया गया था, 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, भारत के पहले जलमग्न संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया तो हुमायूं का मकबरा में। ये बड़ा ही अद्भुत सा उद्घाटन हुआ था, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में परिसर में स्थित भारत का पहला विसर्जित संग्रहालय 29 जुलाई 2004 को उद्घाटन किया गया है। 30 जुलाई से आगंतुकों के लिए खुल गया है। ये संग्रहालय का उद्घाटन यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के साथ किया जा रहा है। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र भी भारत में ही आयोजित हुआ है। उसी के साथ साथ यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज में नाम में शामिल है इसका, किसका? तो हुमायूं के मकबरे का। बड़ा ही सुंदर सा है, लाल कलर का ताजमहल जैसा दिखता है, लेकिन है नहीं वैसा। ताजमहल तो बहुत ही अद्भुत है, तो इसको ज़रूर विजिट कीजिए जब भी मौका मिले। हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था? तो हाजी बेगम के द्वारा बनवाया गया था। बी इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर बी हो जाएगा। हाजी बेगम के द्वारा बनवाया गया था। हुमायूं का मकबरा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जिसे हुमायूं को विधवा महारानी बेगम ने 1569 से 70 बनवाया था। यह भारत में बना पहला उद्यान मकबरा है। देखिए, मुग़ल जो मकबरा प्रणाली है उसकी एक खासियत होती है, क्या होता है? तो उद्यान जैसा होता है। जैसे आप हुमायूं के मकबरे को देखेंगे, आर्किटेक्चर पर ध्यान दीजिएगा, क्यों उसमें जल की क्षमता आपको, जल का प्रणाली बहुत ही अद्भुत सा दिखेगा। क्योंकि मुग़ल जहाँ से आए भारत में, वो इलाका जो है वो जल की कमी वाला इलाका है। तो जब वो भारत में आए, जब उन्होंने यहाँ पर जगह जगह पर जल देखा, तो उन्होंने जल से जुड़े हुए बहुत सारे आर्किटेक्चर का निर्माण किया है। तो हुमायूं का मकबरा जाएँ, चाहे ताजमहल जाएँ या मुग़ल बादशाहों के द्वारा निर्मित कोई मकबरा जाएंगे ना, तो वहाँ पर जल की उपलब्धता जरूर ही दिखेगी आपको। जैसे हुमायूं का मकबरा ठीक बीच में है और यहाँ से अलग अलग दिशाओं में, जिसको 4 बाग प्रणाली भी कहा जाता है, बागीचे के बीच में मकबरा स्थित है। ये आर्किटेक्चर पूछा जाता है, मुझे शौक थोड़ी न बताने का। उसके चारों तरफ आपको जल प्रवाह की प्रणाली बहुत ही सुंदर सा दिखेगा, है ना। तो ये शैली भी मुग़लों के द्वारा ही भारत में आया है, तो उन्होंने ही बनाया, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। यह भारत में बना पहला उद्यान मकबरा है, जिसे फारसी वास्तुकला का प्रभाव दिखता है। यह भविष्य के मुग़ल वास्तुकला के लिए एक मॉडल के रूप में काम करता है। मुग़लों के द्वारा निर्मित भारत में सबसे प्रमुख में से सबसे पहला था ये, है ना, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? अगला सवाल है, छोटा सा सवाल है जो बहुत सारे लोग गलत कर देंगे। 1945 ईस्वी में हुई थी, कृपया इसको जरूर ध्यान रखें। मोईडम्स क्या है? तो मोईडम्स क्या है? तो ये टीला दफन प्रणाली है, भारत में ही पता होगा आपको, असम राज्य में। उस दिन में मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था, तो ये प्रचलित था अहोम साम्राज्य में। अगला सवाल हाल ही में आरक्षण का मुद्दा चर्चा में है। भारत में अनुसूचित जाति के लिए कितना आरक्षण उपलब्ध है? एससी के लिए कितना आरक्षण उपलब्ध है? कितने छोटे छोटे फैक्ट पर गौर नहीं करते हैं। 15, 17, 7.5, 27%। कौन सा हो जाएगा? एससी का रिजर्वेशन पूछा है, 15% रिजर्वेशन है, इसका उत्तर ए हो जाएगा। कौन सा देश फ्रांस के साथ सीमा नहीं बनाता है? इटली, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, डेनमार्क। बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। और एक चीज़, फ्रांस यूरोप का फिजिकल मैप भी पढ़ना है, जिसमें अलग अलग जो पर्वत आप पढ़ते हैं, नदी प्रणालियाँ पढ़ते हैं, उसको भी पढ़ना होता है ना। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा डी, डेनमार्क की सीमा फ्रांस से नहीं लगती है, डेनमार्क की सीमा नहीं लगती। अगला सवाल है, पेरिस ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेज़बानी की है, यह कितनी बार कर रहा है मेज़बानी? तो तीसरी बार कर रहा है, 3rd टाइम किया इसने मेज़बानी ओलंपिक का। पेरिस, लॉस एंजल्स और लंदन के साथ एकमात्र ऐसा शहर है जिसने ग्रीष्मकालीन खेलों की मेज़बानी 3 बार की है। 1900 ईस्वी में, 1924 में और 2024 में 3 बार पेरिस ने मेज़बानी की है। कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है इनमें से? तो सिंगापुर, इंडोनेशिया, कंबोडिया, लाओस, फिलीपींस, ये मलेशिया, ये सारे तो हैं ही। कौन नहीं? तो पापुआ न्यू गिनी नहीं है। पापुआ न्यू गिनी में एक भीषण लैंडस्लाइड आया था, इसके कारण से चर्चा में था ये। आसियान के सदस्य इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया है। हाल ही में विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र कहाँ पर आयोजित किया गया है बंधुओं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नई दिल्ली में किया गया है।
अगले सवाल पर चलते हैं। सेंट हिलारियन मठ है जिसको सेंट हिलारियन मॉनेस्ट्री कहा जाता है, ये चर्चा में था। ये कहाँ पर है? सीरिया, फिलिस्तीन, लेबनान, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा फिलिस्तीन में है। गजा पट्टी के इलाकों में था ये, और ये बॉम्बिंग के कारण से चर्चा में था। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो पेरिस में है। इसका उत्तर ये हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2024 में कोसी नदी के जल संरक्षण के लिए प्रावधान है। निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ये बड़ा ही बुरा लगता है मुझे, इसको बिहार का शोक क्यों कहना? वो तो नदी है अपना, पहले से ही बढ़ रहा है। बिहार बनने से पहले से बह रही है कोसी नदी, है ना। हमारी गलती है कि हम आज तक उसको सही से बांध नहीं बनाकर सही से उसका मैनेजमेंट नहीं कर पाए हैं। हम इंसानों की गलती है ना, नदी का क्या दोष? कोसी नदी अगर बिहार से चली जाए, कितने बड़े इलाके में आपदा आ जाएगा, सूखा, और खेती तो भूल ही जाओ, है ना। तो हर साल नए नए प्रकार की मिट्टी भी लाती है ये। फिर भी चलिए आगे बढ़ते हैं। यह पहली बार है कि बिहार बाढ़ की समस्या को राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में मान्यता दी गई है। पहली बार है ऐसा क्या? दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट द प्रॉब्लम ऑफ फ्लड इन बिहार हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द नेशनल प्रायोरिटीज। 7 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। दोनों का दोनों कथन यहाँ पर सही दिया हुआ है, दोनों कथन। केंद्रीय बजट 2024 में कोसी नदी के जल संरक्षण के लिए 11,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, ताकि डिब्रूगढ़ नदी के जल का दोहन उपयोग किया जा सके। ये एक ऐसी नदी है जिसे अत्यधिक अप्रत्याशित माना जाता है, जिसे अपने मार्ग बदलने के लिए प्रबंध कर रहती है, मतलब कुख्यात है, अपने रास्ता बदल लेती है। कोसी के इलाके में गांव है, इससे पहले भी मैंने बताया था उसके बारे में, बीबीसी ने भी वीडियो बनाया है। वो गांव का पता बदल जाता है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। लोगों को पता नहीं होता उनका गाँव अगले साल कहाँ रहेगा। पूरा का पूरा गांव ही दूसरी जगह जाके बसता है। सर्च कीजिएगा, बीबीसी का वीडियो है इस पर, डॉक्यूमेंट्री जैसा छोटा सा, है ना। तो कोसी अलग ही है, अलग ही संस्कृति है वहाँ की। आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। इसे आर्थिक मामलों के विभाग के आर्थिक प्रभाग द्वारा तैयार किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण को, इकोनॉमिक सर्वे को, इसे केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। इसे पहली बार 1952 में प्रस्तुत किया गया था इकोनॉमिक सर्वे को। अब इसी पर एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि बिहार के पहले इकोनॉमिक सर्वे कब बना है? 2 दिन पहले ही मैंने वीडियो डाला है। बिहार का पहला इकोनॉमिक सर्वे कब लाया गया था? कृपया मुझे बताएं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा बंधुओं? इसका उत्तर हो जाएगा केवल 1 सही है, दूसरा तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। आर्थिक सर्वेक्षण सरकार द्वारा केंद्रीय बजट से पहले अर्थव्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के लिए प्रस्तुत किया जाने वाला एक वार्षिक दस्तावेज है। इसे मुख्य आर्थिक सलाहकार वर्तमान में वी अनंत नागेश्वरन की देखरेख में वित्त मंत्रालय का आर्थिक विभाग के आर्थिक प्रभाग द्वारा तैयार किया जाता है। इसे केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया जाता है। इसे पहली बार 1950-51 के सत्र पेश किया गया था। शुरुआत में बजट दस्तावेज का ही हिस्सा होता था, लेकिन 1964 में एक अलग अनुभाग बना दिया गया इकोनॉमिक सर्वे के लिए। अगला सवाल है जिसमें पूछा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। खनन विनियम पर प्राथमिक अधिकार केंद्र के पास में है। खनन को रेगुलेट करने के लिए प्राइमरी जो पावर है वो केंद्र सरकार के पास में है। खान व खनिज विकास विनियम अधिनियम 1957 जो खनन क्षेत्र को विनियमित करता है, ये एक्ट बनाया गया था। तो 9 का आंसर क्या हो जाए? केवल पहला सही है, केवल पहला सही है। हाल ही भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने खनिज अधिकारों पर कराधान से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार करते हुए अपने 1989 के निर्णय को खारिज कर दिया और इस संबंध में राज्य की शक्ति को पुनः पुष्टि की है। मामले की पृष्ठभूमि 1989 में 7 न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाया था कि खान व खनिज अधिनियम 1957 संघ सूची के प्रविष्ट 54 के तहत में खनन विनियम पर केंद्र का प्राथमिक अधिकार माना जाता है। रॉयल्टी और टैक्स में क्या अंतर है? रॉयल्टी आपने सुना होगा कि इस एक्टर ने रॉयल्टी मांगा है। टैक्स क्या होता है? रॉयल्टी क्या होता है? चलिए इसको पढ़ते हैं। रॉयल्टी भुगतान सीधे अनुदान प्राप्तकर्ता को दिए गए लाभ या विशेषाधिकार से संबंधित होते हैं। करदाता को दिए गए किसी विशिष्ट लाभ के संदर्भ के बिना एक वैधानिक शक्ति के तहत कर लगाया जाता है। कर के बदले आपको कोई विशिष्ट लाभ मिलेगा, इसकी कोई गारंटी होती नहीं है। ठीक है।
इसका देखिए क्या उत्तर है, सी हो जाएगा। दोनों को दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। रॉयल्टी, जैसे आपने सुना होगा कि किसी गाने को किसी चीज़ में इस्तेमाल कर लिया गया तो रॉयल्टी मांगते हैं कि हमें, जैसे मुन्नी बदनाम वाला गाना जब आया था तो झंडू बाम कंपनी ने केस किया था कि हमारे प्रोडक्ट का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है तो हमें रॉयल्टी चाहिए। अब आप कभी नहीं भूलेंगे कि रॉयल्टी क्या होता है, टैक्स क्या होता है ना। अगला सवाल देखिए क्या है। 2021 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने रॉयल्टी और टैक्स के बीच अंतर को रेखांकित किया। रॉयल्टी पार्टियों के बीच एक समझौते से उत्पन्न होती है। यह प्राप्त अधिकार और विशेषाधिकार के अनुदानकर्ता द्वारा दिया गया मुआवजा होता है। रॉयल्टी भुगतान सीधे अनुदान प्राप्तकर्ता को दिए गए लाभ या विशेषाधिकार संबंधित होते हैं। कर किसी विशिष्ट लाभ के संदर्भ के बिना एक वैधानिक शक्ति के तहत लगाया जाता है। यह कानून द्वारा लगाया जाता है और इसके लिए करदाता की सहमति की आवश्यकता नहीं होती। आपसे अनुमति लेकर कर लगाते हैं क्या? कोई आपसे अनुमति नहीं लेता है। कर सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए लगाए जाते हैं, लेकिन इनसे करदाता को कोई विशेष लाभ नहीं होता है। ये सभी नागरिकों द्वारा वहन किए जाने वाले सामान्य बोझ का हिस्सा हैं। पोखरा स्थित है। पोखरा कुछ दिन पहले ही चर्चा में था। कहाँ पर है ये? तो नेपाल में है। बहुत खूबसूरत जगह है, मतलब कि नेपाल का स्विट्जरलैंड बोलेंगे इसको, इतना खूबसूरत जगह है ये नेपाल का। पोखरा है। इसको निम्न स्थान में कौन सा स्थान नेपाल के पर्यटन राजधानी के रूप में जाना जाता है? अब आ गया ना अगला सवाल। नेपाल के पर्यटन राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो पोखरा को ही जाना जाता है। बहुत ही खूबसूरत सा जगह है, मौका मिलेगा तो जरूर जाएंगे घूमने। हाल ही में बिहार विधानसभा ने पेपर लीक से संबंधित एक विधेयक पारित किया है। इसके विरुद्ध प्रस्तावित सजा क्या है? पेपर देने से पहले अगर आप भी फ़ोन घुमाने में लगे हुए होंगे कि कहीं पर से पता चल जाए, पैसा लगा दें पिताजी और बस एसडीएम बन जाए, तो आपके लिए ही है ये। हालांकि जिनके पास इतना पैसा होता है उनको डरने की आवश्यकता होती नहीं है भारत में। 7 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष, 10 वर्ष की कैद की सज़ा है। बिहार सरकार ने एक्ट बनाया है कुछ दिन पहले ही पेपर लीक को लेकर। उससे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बनाया था। तो बिहार में अगर पेपर लीक में धरे गए तो 10 साल। हालांकि किसी को आज तो पकड़ा नहीं गया है। ठीक है। 67 का पेपर लीक हुआ था। आपको पता है कि कितनों को गिरफ्तार करके कितनों को छोड़ा गया है ना। एंटी पेपर लीक कानून के अनुसार पेपर लीक मामले में दोषी पाए जाने व्यक्ति को 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। दूसरे अभ्यर्थी का स्थान परीक्षा देने के मामले में दोषी पाए जाने वाले को 3 से 5 साल तक की जेल होगी। किसी और के बदले अगर दे रहे हैं तो 3 से 5 साल तक चले जाइए और 10 लाख रुपए के जुर्माना भी लगेगा। इसके साथ ही अगर परीक्षा में अनियमितता के मामले में किसी संस्थान का नाम सामने आता है तो परीक्षा का पूरा खर्च उस संस्थान से वसूला जाएगा। अगर कोई संस्थान उसमें संलग्न है तो परीक्षा पर जितना खर्च आता है वो सब उसी संस्थान से वसूला जाएगा। साथ ही संस्थान की संपत्ति भी जब्त की जा सकती है। अगला सवाल है, हाल ही में बनी मैडो खबरों में था, ये क्या है? तो ये गुजरात बनी मैडो है या गुजरात। केंद्र सरकार ने गुजरात के कच्छ जिले के बन्नी घास के मैदान में चीता संरक्षण प्रजनन केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी है। कहाँ पर है ये? तो गुजरात में है। ये गुजरात में है। बन्नी घास क्षेत्र मैंने आपको पढ़ाया भी था। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अगला सवाल है और यही आज का आखिरी सवाल होगा। देखिए क्या है इसके बारे में, इंग्लिश में स्टेटमेंट यहाँ पर है। देखिए अगला क्या है। यह सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया, चीन की शहरी सभ्यताओं से कम उन्नत थी। जॉन मार्शल ने 1921 में सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता खोज की घोषणा की थी। कौन सा कथन गलत है यहाँ पर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। दोनों गलत दिए हुए हैं। भारत के इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता शुरू होता है। पहला क्यों गलत है? क्योंकि मेसोपोटामिया और चीन की सभ्यता ज़्यादा उन्नत प्रणाली थी, ज़्यादा उन्नत प्रणाली थी। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तात्कालिक महानिदेशक जॉन मार्शल 1924 में सिंधु घाटी में नई सभ्यता को लेकर अनाउंसमेंट किया था। तो ये आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। इससे आगे का MCQ भी मैं जल्द ही कंप्लीट करवा दूंगा। और वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा वीडियो को। इतना अच्छा कंटेंट आपको मैं फ्री में दे रहा हूँ। 71 के लिए चीज़ नहीं होगा। 71 के लिए जितने MCQ मैं करवा रहा हूँ अभी, इन सभी के प्राइस देने पड़ेंगे आपको PDF का, है ना। क्योंकि बच्चे वीडियो देखते नहीं हैं ज़्यादा, इस तरह का वन लाइनर के जो वीडियो ज़्यादा देखते हैं, इसीलिए। ठीक है, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।